तो 9 बज चुके हैं और खबरों की शुरुआत करते हैं आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर से। देश की अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर आई है। पिछली बार की तुलना में इस बार जीडीपी ग्रोथ रेट यानी सकल घरेलू उत्पाद के विकास दर में इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें कि इसमें पहले अप्रैल से जून की तिमाही में विकास दर 5.7% थी, जो लगभग 3 साल का सबसे निचला स्तर था। अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर लगातार विपक्ष के निशाने पर रही मोदी सरकार के लिए आज एक अच्छी खबर आई। लगातार 5 क्वार्टर में गोता लगाने के बाद जीडीपी की रफ्तार एक बार फिर तेज होती दिख रही है और दावा किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में नोटबंदी और जीएसटी से छाई सुस्ती के दिन खत्म हो गए। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक जुलाई से सितंबर के बीच दूसरी तिमाही में जीडीपी की रफ्तार 6.3% की रही, जो फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल से जून के बीच 5.7% थी। दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। दूसरी तिमाही में ये ग्रोथ 7% हो गई है, जो पहली तिमाही में महज 1.2% थी। माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ पहली तिमाही में -0.7% से बढ़कर 5.5% हो चुकी है, तो वहीं औद्योगिक विकास की रफ्तार 5.8% हो गई है। वहीं रियल एस्टेट की रफ्तार में भी गोता साफ नजर आ रहा है, जो 6.4% से कम होकर 5.7% हो चुकी है। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि ये तेजी बनी रहेगी और अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन जल्दी आएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बड़े आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है। Demonetization and the GST is now behind us, and hopefully in the coming quarters we can look for an upwards trajectory. I think the fact that this quarter's positive result has been impacted significantly by the growth in manufacturing. नोटबंदी और जीएसटी के साए में नया आंकड़ा राहत देने वाला है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार पर इसका साफ असर दिखेगा। ये नहीं कह सकते कि टर्न अराउंड हो गया है कि नहीं, एक क्वार्टर से नहीं तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये खबर अच्छी है। इस महीने 2 और अच्छी खबरें आई थी। वो तो की थे, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 30 पॉइंट्स हमने जंप किया है, और दूसरा मूडीज ने हमारी रेटिंग अपग्रेड की है, तो इसके साथ ये अच्छी बात है। मोदी सरकार दावा कर रही है कि आर्थिक सुधारों से धीरे धीरे हालात पटरी पर आ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से चुनावी समर में अर्थव्यवस्था को सियासत की कसौटी पर परखा जा रहा है, उसमें विपक्ष को नई दलीलें गढ़नी होंगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो चुनावी राजनीति के दौरान इन आर्थिक आंकड़ों के वे अपने मायने हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की, जो 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और आज उनका आखिरी दिन है इस दौरे का। राहुल गांधी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, साथ ही वो गुजरात में भगवान के दर पर भी जाना नहीं भूल रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में गुजरात के 21 मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं राहुल गांधी और आज बोटाद के गोपीनाथ मंदिर पहुंचे। ये कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैं, जो गुजरात की गलियों के साथ साथ मंदिर मंदिर जीत का आशीर्वाद पाने के लिए पहुंच रहे हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल जहां भी गए, मंदिर में माथा टेकना नहीं भूले। आज राहुल गांधी बोटाद में थे, वहां भी वो स्वामी नारायण मंदिर गए और जीत का आशीर्वाद मांगा। पिछले 1.5 महीने में राहुल 21 मंदिरों में गए और गुजरात के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में शीश नवाने पहुंचे। 25 सितंबर को द्वारकाधीश मंदिर, 27 सितंबर को चामुंडा माता मंदिर, 9 अक्टूबर को नाडियाड के संतराम मंदिर, 11 नवंबर को अक्षरधाम मंदिर, 12 नवंबर को वाड़ीनाथ मंदिर, 24 नवंबर को कीर्ति मंदिर, 29 नवंबर को सोमनाथ मंदिर। गुजरात के रण में जीत का दम भरने वाले राहुल गांधी बीजेपी को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है और राहुल मंदिर के रास्ते सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। कि मैंने आपको झूठ बोला था। अकेले दम पर गुजरात की फिजा बदलने का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दिसंबर में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। दिसंबर में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने वाली है, वो क्लियर है भैया। मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि वो किसान की आवाज सुनेगी, गरीबों की आवाज सुनेगी, और जो आपका है, चाहे वो नर्मदा का पानी हो,
चाहे वो बिजली हो, चाहे वो जमीन हो आपकी, उसका फायदा आपको मिलेगा। ये मैं आपको इस स्टेज से गारंटी करके कह सकता हूं। गुजरात चुनाव पीएम मोदी की साख का सवाल है और राहुल भी ये भली बातें जानते हैं। यही वजह है कि राहुल जहां भी जा रहे हैं सीधे मोदी को टारगेट कर रहे हैं। मोदी जी नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में, जय शाह के बारे में, राफेल हवाई जहाज के बारे में गुजरात की जनता के सामने पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन हो और सच्चाई बाहर निकले। मगर सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है, सच्चाई बाहर आएगी और मोदी जी को अंत में जवाब देना ही पड़ेगा। लंबे लंबे भाषण करते हैं, विकास की बात, रोजगार की बात, किसानों की बात, काले धन के खिलाफ लड़ाई करने की बात, मगर खोखला है। गुजरात हमेशा से पीएम मोदी और बीजेपी के लिए खास रहा है। पिछले 22 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस गुजरात में सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। या यूं कहें कि राहुल खुद को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसा करना कांग्रेस की रणनीति में अचानक शामिल हुआ है, क्योंकि पार्टी कई हार के बाद अब जीत ढूंढने के लिए पूरी तरह निकल पड़ी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कांग्रेस का संघर्ष जारी है और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलने के लिए गुजरात के विकास मॉडल को लगातार निशाने पर भी ले रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि टाटा नैनो की फैक्ट्री के लिए गुजरात सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए का फंड दिया। उन्होंने कहा कि ये गुजरातियों के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है। गुजरात में सिर्फ 5-10 लोग हैं जो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। वो कौन है? वो प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, गुजरात को ऊपर से देखते हैं, मोदी जी के मित्र हैं। किसी को 33,000 करोड़ रुपए नैनो गाड़ी में बनाने को मिलता है, किसी और को 45,000 हेक्टेयर जमीन 1 रुपये प्रति मीटर पे दी जाती है। मगर ये 5-10 लोग ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का आरोपों का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की तरफ से भी जवाब आया है और जवाब क्या है वो हम आपको बता देते हैं। टाटा मोटर्स ने साफ किया है कि ये अनुदान नहीं बल्कि कर्ज के तौर पर रकम मिली थी। टाटा मोटर्स ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। गुजरात सरकार ने 585 करोड़ तकरीबन रुपए का लोन दिया था, कर्ज था। ये लोन एग्रीमेंट के तहत फंड कंपनी को मिला था, बाकायदा इसका समझौता हुआ था। सरकार से इंसेंटिव पैकेज तक नहीं मिला, ये टाटा मोटर्स का कहना है। साणंद में नैनो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कर्ज के तौर पर यह राशि टाटा मोटर्स को मिली थी। लीडिंग ऑटोमोटिव हब बनाने का एक अहम प्रोजेक्ट है टाटा मोटर्स और गुजरात सरकार की तरफ से प्रस्ताव था कर्ज का, ना कि टैक्स में किसी तरीके की रियायत का। और अब बात करते हैं गुजरात चुनाव में योगी आदित्यनाथ की भूमिका की। गुजरात चुनाव प्रचार में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं। रैली में वो अपने ही अलग अंदाज में कांग्रेस पर बरस रहे हैं। गुजरात राज्यनी पुण्यभूमि जय बापू सरदार पटेल અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીની પુણ્યભૂમિ છે। गुजरात के सियासी घमासान में प्रचार के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने वलसाड़ की रैली में गुजराती में बोलकर लोगों के दिल में उतरने की कोशिश की। मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उनका ये अंदाज लोगों को भी खूब पसंद आया। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसके बाद योगी ने अपनी छवि के मुताबिक ही आक्रामक अंदाज में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। उनके मंदिर जाने पर भी सवाल उठाए। तो सुप्रीम कोर्ट में इसी कांग्रेस ने, इसी राहुल गांधी की कांग्रेस ने जो शपथ पत्र दिया था, उस शपथ पत्र में एक बात का उल्लेख किया था। उसमें कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है, इसलिए राम सेतु को तोड़ देना चाहिए। जब राम और कृष्ण नहीं हुए थे तो राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए मंदिरों में किसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये राजनीति में ढोंग बंद होना चाहिए, पाखंड बंद होना चाहिए।
चाहिए। योगी आदित्यनाथ के हमलों का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमलों की बरसात कर दी। जो कांग्रेस आज विकास पर टिप्पणी कर रही है उनसे पूछा जाना चाहिए और स्पष्ट पूछा जाना चाहिए कि आखिर कांग्रेस ने विकास किया होता तो जनधन योजना में इस देश के 30 करोड़ गरीबों के खाते नरेंद्र भाई के आने के बाद नहीं खुलते। जब नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने तब 30 करोड़ परिवारों के खाते बैंकों में खुले। जय जय श्री राम। बीजेपी ने फायर ब्रांड योगी को चुनाव प्रचार में उतार कर ये संदेश दे दिया है कि गुजरात का चुनाव उसके लिए कितना अहम है। पार्टी हर वो तरकीब आजमा रही है जिससे गुजरात में उसकी पकड़ मजबूत हो। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये योगी का चुनावी अंदाज था। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में चुनाव की गूंज आज जयपुर में भी सुनाई दी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार पर इशारों में पलटवार किया। कश्मीर में पत्थरबाजों पर नरमी को कटघरे में खड़ा किया तो गुजरात के युवाओं के रोजगार का मुद्दा भी उछाला। गुजरात में 2002 के दंगे के कारण सैकड़ों हिंदू जेल में हैं। उनके केस भी तत्काल वापस करो। कश्मीर में सेना पर हमले करने वाले मुसलमानों के लिए एक मापदंड और देश भर में गौरक्षा करने वाले और गुजरात के हिंदुओं पर दूसरा मापदंड नहीं चल सकता है। और विकास पर चुनाव लड़ना है तो विकास पर लड़ो और तय करके बताओ। गुजरात में 20 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवक है, उनके रोजगार कब दोगे, कैसे दोगे? और अब बात फिल्म पद्मावती को लेकर मचे घमासान की। पद्मावती विवाद में संसदीय समिति के सामने पेशी हुई है। संसदीय कमेटी ने संजय लीला भंसाली को 2 हफ्ते का समय दिया है। संजय लीला भंसाली से सख्त सवाल किए गए हैं। भंसाली से कमेटी ने लिखित में जवाब मांगा है। संसदीय कमेटी ने सेलेक्टिव फिल्म स्क्रीनिंग पर सवाल उठाया है। हरी झंडी से पहले आखिर क्यों स्क्रीनिंग कराई गई, ये सवाल संसदीय समिति ने पूछा है। सेंसर बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी फिल्म पद्मावती का रिव्यू करेगी। संसदीय समिति के सामने फिर से संजय लीला भंसाली की पेशी हो सकती है। तो देश भर में फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। फिल्म रिलीज हो पाएगी या नहीं, ये फिलहाल सस्पेंस है। आज दिल्ली में संसदीय समिति के सामने भंसाली एंड कंपनी पेश हुई। बताया जा रहा है कि अब सेंसर बोर्ड फिल्म को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। फिल्म पद्मावती और उससे जुड़े सवालों की लंबी फहरिस्त। इन्हीं सवालों को लेकर भंसाली एंड कंपनी दिल्ली दरबार में तलब किए गए। संसदीय कमेटी के सामने अपनी फिल्म का पक्ष रखने के लिए डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने दिल्ली में दस्तक दी। वहीं दिल्ली पहुंचने पर भंसाली मीडिया से दूरी बनाते नजर आए। होटल से सीधे उनका काफिला संसद भवन पहुंचा और संसदीय कमेटी के सामने हाजिर हुए। बताया जा रहा है कि संसदीय कमेटी ने फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के अलावा सेंसर बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी को भी फिल्म से जुड़े विवादों पर चर्चा के लिए बुलाया। बताया जा रहा है कि सेंसर बोर्ड के रुख में अभी नरमी नहीं आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में सेंसर बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी ने कहा, अभी पद्मावती फिल्म को बोर्ड की अनुमति नहीं मिली है। कुछ एक्सपर्ट्स को दिखाने के बाद ही फिल्म को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। फिल्म के ऊपर फैसला लेने की प्रक्रिया चल रही है। फिल्म के प्रोमो को ही अभी मंजूरी मिली है। साफ है कि फिल्म पद्मावती पर लटकी तलवार अभी हटी नहीं है, क्योंकि सेंसर बोर्ड पहले से ही फिल्म पद्मावती के मेकर्स से नाराज है। इसकी वजह है फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग। ऐसे में फिल्म को लेकर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। वहीं फिल्म पर मुखालफत की आवाज बुलंद करने वाले कोटा के बीजेपी सांसद अपने रुख पर कायम है। जो स्टैंड हमारा वो है कि इतिहास में कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और किसी भी फिल्म को जनभावनाओं के विपरीत नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कहीं जनभावना आघात नहीं होना चाहिए। ये विषय हमने पिटीशन कमेटी के पिटीशन लगाई थी।
जिस संसदीय कमेटी के सामने संजय लीला भंसाली हाजिर हुए, इसकी अगुवाई बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, जबकि अभिनेता से नेता बने परेश रावल, हेमा मालिनी, राज बब्बर जैसे चेहरे भी कमेटी में शामिल हैं। अभी ये साफ नहीं है कि संसदीय कमेटी को भंसाली अपनी दलीलों से मना पाए या नहीं। याचिका समिति के सदस्यों ने ये मांग की कि फिल्म पद्मावती पर फैसला लेते वक्त जन भावनाओं का ख्याल भी जरूर रखा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब इस बीच अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में भी आवाज सुनाई देने लगी है। फिल्म पद्मावती को लेकर देवबंदी उलेमा का एक और बड़ा बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिमों को फिल्म का विरोध इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें खिलजी को खलनायक के तौर पर पेश किया गया है। पूरे देश में फिल्म पद्मावती को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में अब नया ट्विस्ट आ रहा है। एक तरफ रानी पद्मावती को जिस अंदाज में रुपले पर्दे पर पेश किया गया है, उसे लेकर जबरदस्त विरोध रहा है। करनी सेना हो, राजपूत समाज हो, इसे हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है। देवबंद उलेमा मुस्लिमों से फिल्म पद्मावती की मुखालफत करने की अपील कर रहे हैं। उनका दावा है कि फिल्म में खिलजी को गलत तरीके से पेश किया गया। खिलजी की इतिहास कथा में पद्मावती का जिक्र न होने का दावा भी किया जा रहा है। और खिलजी को एक दिल फेंक आशिक की सूरत में उसमें दिखलाया गया है फिल्म के अंदर, और एक जालिम और जाबिर बादशाह बनाकर उसे पेश किया गया है, जबकि वो हकीकत में ऐसा नहीं था, बल्कि वो एक नेक दिल बादशाह था और उसने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है। देवबंद के उलेमा यह दलील दे रहे हैं कि फिल्म पद्मावती का वजूद हकीकत से बिल्कुल अलग है। पद्मावती के नाम से कोई औरत मौजूद ही नहीं रही है। सुल्तान सलाउद्दीन खिलजी के इंतकाल से 250 साल पहले की बात है ये। उसके बाद ये वाक़या घड़ा गया है। इधर खिलजी के पक्ष में उलेमा का बयान आया, उधर इस बयान को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं का क्या रुख है, आप भी सुनिए। ये पद्मावती फिल्म हो या जो भी फिल्म हो, जिसके अंदर किसी के धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचे, वो मेरे ख्याल से गलत है। हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो, दोनों की धार्मिक भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी तुर्की मूल का शासक था। 1296 में वो दिल्ली की सल्तनत पर बैठा। पहली बार मलिक मोहम्मद जायसी ने महाकाव्य पद्मावत में सुल्तान खिलजी के चरित्र का बखान किया। इतिहास के इन किरदारों को अलग अलग शख्सियतों ने अपने अंदाज में पेश किया, लेकिन फिलहाल सारी बहस संजय लीला भंसाली की फिल्म पर आ टिकी है। टीम न्यूज नेशन। तो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां 10वीं के बोर्ड एग्जाम में भारत के नक्शे पर ममता सरकार घिर गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि स्कूलों में जो मैप बांटे गए उसमें पीओके को पाकिस्तान में दिखाया गया है और ये देश को बांटने की राजनीति है। हालांकि टीएमसी की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अब यह मामला अदालत में ले जाने की तैयारी है। नक्शे की धुंधली तस्वीरों को हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इस पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार घिर गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि माध्यमिक टेस्ट परीक्षा में भारत का गलत नक्शा छात्रों को दिया गया। विवादित नक्शे में भारतीय सीमा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। पीओके और अरुणाचल प्रदेश को भारत के पार दिखाया गया। WBBSC लिखा है, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का है। मामला सीधे सरकार के महकमे से जुड़ा है, लिहाजा बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। टीएमसी का साथ छोड़ बीजेपी में आए मुकुल रॉय हुंकार भर रहे हैं कि इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरेंगे। अब लोग सब जानते हैं कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये आरोप लेकर ये लोग प्रकाश जावड़ेकर के पास उसका जो आपत्ति है ये भेज दिया है। बताया जा रहा है कि विवादित नक्शे को सरकार ने वापस लेने के आदेश दिए हैं, लेकिन ममता सरकार की मुश्किल यहीं खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे को अदालत में घसीटने की तैयारी भी शुरू हो गई। बीजेपी को ममता सरकार की घेरेबंदी का बड़ा मौका मिल गया है, लेकिन सवाल ये है कि तालीम की चौखट तक विवादों का नक्शा पहुंचा तो कैसे पहुंचा। टीम न्यूज नेशन। और अब बात महिला सुरक्षा की और देश की राजधानी की हकीकत की। एनसीआरबी ने 2016 के क्राइम के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है। 20
19 बड़े शहरों में सबसे असुरक्षित दिल्ली है। 19 बड़े शहरों में जो रेप के मामले हैं उसमें 40% मामले अकेले दिल्ली में दर्ज होते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली की हकीकत है। एनसीआरबी ने 2016 के आंकड़े पेश किए हैं जिसके मुताबिक दिल्ली में अपराध बढ़े हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,803 मामले कुल दर्ज हुए हैं। ये 2016 के आंकड़े हैं। एनसीआर में 2155 बलात्कार के केस दर्ज हुए हैं 365 दिन में। अकेले दिल्ली में रेप के 1996 मामले सामने आए हैं। महिलाओं के खिलाफ रिश्तेदारों की हिंसा के भी बड़ी संख्या में मामले दर्ज हैं और 162 जाने गई हैं सिर्फ दहेज के चलते। 5453 अपहरण के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 479 मामले दर्ज किए गए हैं दिल्ली में हत्या के। महिलाओं की जुवेनाइल क्राइम के भी 2300 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं अकेले दिल्ली में। तो ये दिल्ली की हकीकत है जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं। हालांकि दिल्ली के साथ साथ मुंबई और पुणे भी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर बताए गए हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध में। लेकिन टॉप पर देश की राजधानी दिल्ली है, दूसरे नंबर पर मुंबई है और तीसरे नंबर पर पुणे शहर। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिसे देखने के बाद आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। भारतीय वायुसेना के विमान एम्ब्रेर विमान में हवा में ही ईंधन भरा गया। एम्ब्रेर एक मालवाहक विमान है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना की जो गौरवान्वित करती हैं। हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान और चीन भी लगातार हमारे खिलाफ तमाम हथकंडे अपनाता रहा है। लंबे वक्त से चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने के लिए साजिश रचने में लगे हैं और अब खुलासा हुआ है कि गुजरात के कच्छ के इलाके में पाकिस्तान ने अपनी जमीन चीन को लीज पर दी है। इस इलाके में चीन की कंपनी कोल माइनिंग कर रही है। यह इलाका गुजरात बॉर्डर से सटा है, लिहाजा भारत के लिए चिंता की बात है। फिर सामने आई पाकिस्तान की बड़ी साजिश। एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक निगाहें घूमी गुजरात की तरफ। 1965 के बाद फिर पाकिस्तान ने कच्छ के इलाके में बढ़ाई टेंशन। इस बार चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने चली चाल। ड्रैगन के साथ पाकिस्तान ने की बड़ी डील। पिछले कुछ वक्त से जिस तरह चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत की राह में रोड़े अटकाए हैं, जिस तरह से चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की चाल चल रहा है, उसके बाद गुजरात के रण ऑफ कच्छ में चीन की मौजूदगी बड़े खतरे का अलार्म बजा रही है। गुजरात के कच्छ से महज 10 किलोमीटर दूर रण ऑफ कच्छ में पाकिस्तान ने चीन को 95 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन लीज पर दी है। ये जमीन चीन की सरकारी कंपनी को कोयले की खुदाई के लिए दी गई है, लेकिन इस खदान में खुदाई से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका जाहिर की गई है, जिसका सीधा असर भारत पर होगा। थार पारकर जिले में कोयला खदान और पावर प्रोजेक्ट को चीन ने शुरू किया है, जो कि कच्छ के रण में भारत की सीमा से 40 किलोमीटर दूर है, जबकि फेज 2 प्रोजेक्ट साइट भारतीय बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि कोयले की खान करीब 80 से 90 मीटर गहरी है। जिस जगह चीन कोयले की खुदाई कर रहा है वो इलाका गुजरात बॉर्डर से सटा है, इसीलिए भारत के लिए चिंता की बात है। जो इलाका जो है ये सिर्फ 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर दूर है हिंदुस्तान बॉर्डर से। दुनिया को पता है कि चाइना जो स्पाइंग करता है वो हर तरीके से करता है, चाहे वो अपने सैटेलाइट्स अलग हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक ईज ड्रॉपिंग जिसको कहते हैं वो, अब वो वहाँ से यंत्र लगा के सारा जो कच्छ का एरिया है वो मॉनिटर कर सकता है। हिंदुस्तान की ट्रूप मूवमेंट जो है वो सारी मॉनिटर कर सकता है। दुनिया जानती है कि चीन बिना मतलब के कोई काम नहीं करता है। यहाँ चीन की मौजूदगी का मतलब है कि उसकी निगाहें भारत की तरफ है। हालांकि अभी चीन सिर्फ कोयले की खुदाई के मकसद से आया है, लेकिन अगर जंग के हालात पैदा होते हैं तो ये भी सच है कि इन प्रोजेक्ट के जरिए भारत की सरहदी गतिविधियों पर भी चीन नजर रख सकता है। 65 से लेकर करगिल वॉर तक उसने कर लिया, पर फिर भी उसको मुक्की खानी पड़ी है। इसलिए अब उसने यही सोचा है कि चाइना को इन्वॉल्व कर लें, चाइना को आगे खड़ा कर लें, ताकि मेरे को जब मैं कहीं और से जैसे छम्ब एरिया से अटैक करेगा वो, तो उसको पता है कि कच्छ जो है मेरा सिक्योर है, क्योंकि वहाँ चाइना के लोग हैं। तो इसलिए एक जो एरिया है जो आपको काउंटर अटैक का है वो आपका बंद हो जाता है। भारत के लिए पता लगाना बेहद मुश्किल है कि बॉर्डर पर 125 मीटर की गहराई में सुरंग का कितना काम हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 अक्टूबर को खींची गई सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक प्रोजेक्ट का 70% काम पूरा हो चुका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC ने पाकिस्तान में सरकारी नीतियों के साथ कई चीजें बदली है। ऐसे में थार पारकर प्रोजेक्ट को भी इसी प्लान का अहम हिस्सा माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस इलाके में चीन कोयले की खुदाई कर रहा है, दरअसल में वो पाकिस्तान का कौन सा इलाका है और भारतीय सीमा से उसकी
कितनी दूरी है। दरअसल में आप देख सकते हैं मैप में, ये जो कच्छ है ये गुजरात का वो हिस्सा है जहां से पाकिस्तान की सीमा लगती है। सीमा से सटे पाकिस्तान के इलाके में ही थार पारकर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया है पाकिस्तान की तरफ से। गुजरात के कच्छ के बहुत नज़दीक है ये पाकिस्तान का वो इलाका जहां पर अब चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। और फेज़ 1 की दूरी 40 किलोमीटर है, लेकिन जो फेज़ 2 है वो सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है भारत पाकिस्तान बॉर्डर से। तो चुनौती कहीं ज़्यादा भारत के लिए। और गुजरात के कच्छ के बहुत नज़दीक पाकिस्तान ने चीन को दबदबा बनाने के लिए ज़मीन दे दी है। ऐसा पाकिस्तान ने भारत पर दबाव बनाने के लिए किया है। आइए आपको बताते हैं कि कच्छ का हिंदुस्तान के लिए सामरिक महत्व क्या है और पाकिस्तान भी इस इलाके पर निगाहें गड़ाकर बैठा क्यों है। ये रिपोर्ट देखिए। दूर दूर तक फैला नमक का यह समंदर, जिसे रन ऑफ कच्छ कहा जाता है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। कच्छ के रण का सामरिक और आर्थिक महत्व है और यही वजह है कि इस इलाके पर दबदबे को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी जारी है। कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच है सर क्रीक, वो दलदल जो दोनों देशों के बीच एक दीवार की तरह काम करता है। सर क्रीक पर मजबूत मौजूदगी का सीधा मतलब है जंग के हालात में इस मोर्चे पर तेज रफ्तार और निगरानी। चूंकि सर क्रीक के जरिए किसी भी फौज का तेजी से आना आसान नहीं है, इसी वजह से सर क्रीक पर कब्जा बेहद जरूरी है। सर क्रीक की इस अहमियत को न्यूज़ नेशन ने अपनी रिपोर्ट में समझा था। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो आखिरी पिलर है वेस्टर्न बॉर्डर के हिंदुस्तान के, तो उसमें आखिरी पिलर है 1175 और यहाँ पर आपको पीछे जो है वो पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आएगा। पिलर जो होते हैं वो साझा होते हैं, दोनों के होते हैं, वही दोनों फोर्सेस मिलकर उसे मेंटेन करती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि दिखाएं कि ये जो पीछे, अगर मैं यहाँ से एक कदम इस तरफ चली जाती हूँ लांग कर, तो मैं पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाऊँगी। अब इस बॉर्डर पर चीन के जमावड़े से हर वक्त ये खतरा मंडराता रहेगा कि इस इलाके में चीन भारतीय बॉर्डर पर सीधे नजर रख सकेगा। एक तरह से चीन भारत की जासूसी की साजिश को भी अंजाम दे सकता है। हमारी जो पॉलिसी है, जो हिंदुस्तान की वॉर पॉलिसी है या आप कह लीजिए अटैक पॉलिसी है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक कच्छ के थ्रू एरिया जो है और जो हमारा राजस्थान के थ्रू एरिया जो है वो सारा है कि वहाँ से हमारा अटैक्स वगैरह हो सकते हैं। एक दूसरा जो ये कच्छ का एरिया जो है वहीं पे हमारा एयरबेस वगैरह भी हैं, उनके ऊपर भी निगरानी रख सकता है चाइना। तो इसलिए ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है हिंदुस्तान के लिए। दरअसल कश्मीर की तरह ही सर क्रीक को लेकर भी विवाद है, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। सर क्रीक का विवाद करीब 100 साल पुराना है। आबादी के पहले कच्छ एक रियासत थी, लेकिन आबादी के बाद कच्छ रियासत का भारत में विलय हो गया, जबकि सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। लेकिन पाकिस्तान की निगाहें कभी भी इस इलाके से नहीं हटी। वो लगातार कच्छ में अपनी साजिश को आगे बढ़ाता रहा। इसी का सबूत है 1965 में पाकिस्तान की तरफ से कच्छ में हुई घुसपैठ। 1965 की जंग के बाद कच्छ के रण का करीब 10% हिस्सा पाकिस्तान को मिला, लेकिन सर क्रीक का विवाद बदस्तूर जारी रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने अब सर क्रीक के पूर्वी किनारे पर भी अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। पाक के इस दावे को भारत कई बार खारिज कर चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अब चीन को कच्छ के नजदीक जमीन देकर नई चाल चली है। सर क्रीक को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी मध्यस्थता की। दोनों मुल्कों को विवाद खत्म करने के लिए वक्त भी दिया गया, लेकिन विवाद जस का तस बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का अड़ियल रुख जब तक रहेगा सर क्रीक विवाद का खत्म होना मुश्किल लग रहा है। टी न्यूज़ नेशन। आपको बताते हैं कि कच्छ के जिस इलाके पर एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक चाल सामने आई है, उस पर वो बरसों से निगाहें गड़े हुए हैं। 1965 की जिस जंग में पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी, उसकी शुरुआत भी इसी रण ऑफ कच्छ से हुई थी। 5 अगस्त 1965 ये वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर की साजिश रची। लेकिन इस साजिश का पहला पन्ना खुलता है जम्मू कश्मीर से सैकड़ों किलोमीटर दूर कच्छ के बियाबन रण में। जिस 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सेना ने धूल चटाई थी, जिस जंग के मैदान से पाकिस्तान को खदेड़कर भारतीय सेना ने लाहौर तक कब्जा कर लिया था, उस जंग की शुरुआत हुई थी कच्छ की रेतीली धरती से। और इस लड़ाई को दुनिया कच्छ का रण कहती है। 1947 में हुए बंटवारे के बाद
लाखों शरणार्थी इधर से उधर हुए। लेकिन 1965 में पाकिस्तान के कश्मीर को हड़पने की नापाक हसरत जब जाग गई तो उसकी नजर गुजरात तक पहुंची। जनवरी 1965 में भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने विवादित इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। कच्छ के रण में भी जनवरी 1965 तक कड़ी निगरानी रखी गई। पाकिस्तान ने रण ऑफ कच्छ के लगभग आधे हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लॉन्च किया ऑपरेशन डेजर्ट हॉक। पाकिस्तान को लगा कि इस दलदली इलाके से भारत में घुसपैठ करना आसान होगा। पाकिस्तान अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए कच्छ के रण में आ धमका। पाकिस्तान के इन्फेंट्री ब्रिगेड सीमा पार करते हुए भारत की सरहद में दाखिल हुई और सरदार पोस्ट पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का यह ऑपरेशन 1 महीने और 5 दिन बाद 30 जून को खत्म हुआ, लेकिन तब तक अगली जंग की पटकथा लिखी जा चुकी थी। मार्च का सूरज अब अप्रैल की तपिश में बदल चुका था। कच्छ की धरती आग उगल रही थी और दूसरी तरफ दुश्मन पाकिस्तान साजिश कर रहा था। 9 अप्रैल की सुबह 2 बजे पाकिस्तानी हमला शुरू हुआ। उन्हें सरदार चौकी, जंगल और शालीमार नाम की 2 और भारतीय चौकियों पर कब्जा करने का हुक्म दिया गया। 14 घंटों की मुठभेड़ के बाद ब्रिगेडियर अजहर ने अपने सैनिकों को गोलाबारी रोकने का आदेश दिया। इस बीच सरदार चौकी की हिफाजत में लगे पुलिसकर्मी 2 मील पीछे विजय कोट चौकी पर चले आए। दरअसल मानसून की शुरुआत होने वाली थी और मानसून के दौरान कच्छ का ये दलदली इलाका पानी से भर जाता है। पानी भरते ही पाकिस्तान की फौज बौखला गई। उसे वापस जाने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। पाकिस्तान की फौज भारत के चक्रव्यूह में फंस चुकी थी। अब बारी हिंदुस्तान के प्रहार की थी। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात आपके किचन से जुड़ी हुई। बाजार में सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। प्याज अब 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। देश के अलग अलग शहरों में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे कि आपके शहर में किन सब्जियों की कीमत कितनी है। टमाटर की लाली अभी कम नहीं हुई और अब प्याज के आंसू निकालने का सिलसिला भी जारी। मटर और गाजर जैसी सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आज बाजार में 40 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बिक रही हैं। सब्जियों के दाम आजकल आसमान छू रहे हैं। बढ़ी हुई कीमत सबको परेशान कर रही है, क्योंकि सब्जी एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में हर रोज़ बनती है, लेकिन जो दाम बढ़ रहे हैं उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर गोभी की बात करें होलसेल मार्केट में यानी बड़ी मंडियों में, तो इस वक्त ओखला मंडी में गोभी की दाम जो है वो लगभग 50 से 55 रुपये प्रति किलो है। ये होलसेल प्राइस है और यही गोभी जब नॉर्मल मार्केट में यानी रिटेल मार्केट में जाती है तो इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आड़ती साफ तौर पर कहते हैं कि उन्हें ये सब्जियां महंगी मिल रही हैं। और इसके अलावा जो टमाटर के दाम हैं वो भी ज़्यादा है। लगभग 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होलसेल में ये टमाटर मिल रहे हैं। भले ही मौसम सर्दियों का हो, लेकिन जब आप सब्जी मार्केट में जाएंगे और सब्जी के दाम पूछेंगे तो आपके पसीने छूटना जो है लाजमी है, क्योंकि सब्जी मार्केट में जो सब्जियों के दाम है खासकर टमाटर और प्याज के वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, या यूँ कहें कि जो हफ्ता भर पहले जो रेट थे उनसे वो बिल्कुल डबल हो चुके हैं। गोभी इतनी महंगी चल रही है 60 रुपए किलो। इस सीजन में 10 रुपए किलो होती है गोभी, आम चल रही होती है। सारी महंगाई बड़ी पड़ी है। आम गरीब बंदा रोटी नहीं खा सकता आज के ज़माने में। सर्दियों के मौसम में सब्जियों के भाव आम आदमी के पसीने छुड़ा रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के दादर स्थित होलसेल मार्केट में हैं। यहाँ की सबसे पहले अगर बात करें टमाटर की, जो टमाटर सभी सब्जियों का जायका होता है, हर डिश में पड़ जाता है। टमाटर इस वक्त इस होलसेल मार्केट में 60 रुपये किलो बिक रहा है। जो आप फूल गोभी देख रहे हैं, फूल गोभी इस समय 40 रुपये किलो बिक रही है और यही सब्जी पिछले दिनों अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 25 रुपये किलो ये बेची जा रही थी, लेकिन आज सब्जियों की कीमतें जो है वो बढ़ी हुई हैं।
पिछले कुछ दिनों से महंगाई की मार जो है वो एक बार फिर लोगों पर पड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। टमाटर की बात करें तो इस समय टमाटर जो है वो 60 रुपए किलो चल रहा है और साथ ही जो प्याज है उसकी कीमत भी मार्केट में यहाँ पर 60 रुपए चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किल जो है वो यहाँ पर हो रही है। बस सस्ते होने चाहिए, मुश्किल है, गरीब लोगों के लिए तो ज़्यादा मुश्किल है। राजधानी लखनऊ में भी सब्जियों के भाव खा रहे हैं। सबसे ज्यादा सितम टमाटर और प्याज का देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ की जो फुटकर सब्जी विक्रेता है उनके यहाँ टमाटर की कीमत 60 रुपए और प्याज 50 रुपए किलो बिक रही है। मटर की अगर बात करें तो वो भी 60 रुपए किलो बिक रहा है। चूंकि अभी लोकल मटर नहीं आई है, यही वजह है कि इसकी कीमत भी बढ़ी हुई है। कुछ राज्यों में बारिश की वजह से टमाटर और प्याज की फसलों पर बुरा असर पड़ा है। अब जब तक प्याज की नई फसल नहीं आती, आम लोगों को महंगाई की ये मार झेलनी ही पड़ेगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ विकास दर में इजाफा है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई की मार है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो चुकी है, यानी अब बिजली से चलने वाली हर चीज का इस्तेमाल आपके लिए महंगा साबित होगा। उत्तर प्रदेश में जनता को 24 घंटे बिजली देने का वादा करने वाली योगी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। निकाय चुनाव खत्म होते ही नई बिजली की दरों में 12% की बढ़ोतरी कर दी गई है। बिजली दरों की बढ़ोतरी की मार ग्रामीण और शहरी दोनों जगह के उपभोक्ताओं पर पड़ेगी। जो वृद्धि अगर पूरे साल भर की देखिए तो लगभग 12% के करीब जो है हमने वृद्धि अनुमोदित की है। राज्य सरकार की ओर से तय बिजली की नई दरों के मुताबिक शहरी उपभोक्ता अगर 150 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो उन्हें 4 रुपए 90 पैसे की दर से बिल का भुगतान करना होगा। 150 से 300 यूनिट तक 5 रुपए 40 पैसे और 500 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 6 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। बढ़ी हुई दरों की मार सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाली है। ग्रामीण इलाकों में बिजली की दरों में लगभग दोगुनी वृद्धि हो गई है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट, 100 से 150 यूनिट तक 3 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट के लिए 4 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। मौजूदा समय में यूपी में 1 करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। साल 2018 से 19 में ये संख्या बढ़कर 4 करोड़ होने जा रही है। बिजली की बढ़ती खपत की दलील देकर ही बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। जब 24 घंटे बिजली पूरे प्रदेश में जब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं तो ठीक है 10-12% की वृद्धि बर्दाश्त आदमी कर सकता है, लेकिन जो इंटरप्शन है और जो परेशानियां हैं उसको समाप्त करने की दिशा में हमें प्रयास करना होगा। बिजली की बढ़ी कीमतों का विरोध शुरू हो चुका है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने भी बढ़ी कीमतों पर कड़ा एतराज जाहिर किया है। गांव की जनता का बिजली दरों में इन्होंने जो 150% की वृद्धि की है और किसानों की बिजली दरों में 80% की वृद्धि की है, इसके खिलाफ हम कल 12 बजे इनके यहाँ पहले रिव्यू याचिका दाखिल करूंगा, क्योंकि एक्ट में जो प्रक्रिया है उसके तहत रिव्यू याचिका दाखिल करूंगा। गांव-गांव जाऊंगा, सड़क पर भी इसका विरोध करूंगा, इनके इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा करूंगा। शहरी क्षेत्रों में बिजली दरों में वृद्धि 8.49% है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में ये वृद्धि 63% है। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का सपना दिखाने वाली योगी सरकार ने ग्रामीण उपभोक्ताओं को ही बिजली का झटका दे दिया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान और रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो बिजली ज़्यादा चाहिए तो रकम भी ज़्यादा चुकानी होगी। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूजियम में। पेरिस की ही तरह अब दिल्ली में भी मैडम तुसाद के शानदार वैक्स स्टैचू अब दिल्ली में भी नजर आएंगे। 1 दिसंबर से ये म्यूजियम खुल जाएगा और तब यहाँ बड़े बड़े नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक की मॉम की मूर्तियां आप भी निहार सकेंगे। मैडम तुसाद के हिस्ट्री और लीडर सेगमेंट में आप कई नेताओं को देखेंगे और सेम उन्हीं अंदाज में, सेम उसी ग्रेस में, उन्हीं के ही जुड़े हुए अटायर से, जिस अटायर में वो रहते थे और जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन्हीं के साथ इन फिगर्स को डिस्प्ले किया गया है। मैं आपको बता दूं कि एक एक वैक्स स्टैचू को बनाने में महीनों लग जाते हैं। उसी शार्पनेस के साथ, उसी ग्रेस के साथ उन स्टैचूज़ को बनाया जाता है जिस तरीके के वो आम जिंदगी में लगते हैं। और इस सेगमेंट में आप उन तमाम राजनेताओं
के साथ भी फोटो खिंचवा सकते हैं, जिनके बारे में आपने किताबों में पढ़ा होगा या उन पर बनी हुई फिल्म्स देखी होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आप यहाँ पर वैक्स स्टैचू देख सकते हैं, जो उसी अंदाज में बनाई गई है जिस तरह से वो लगा करते थे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भगत सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, APJ अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तमाम स्टैच्यूज़ को यहाँ पर, इन तमाम फिगर्स को यहाँ पर शोकेस किया गया है। यहाँ पर आकर के आप अपने पसंदीदा राजनेता के साथ सेल्फी क्लिक कर सकते हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं और उसी अटायर में, उसी गेटअप में इन वैक्स स्टैच्यूज़ को बनाया गया है। यहाँ पर मैडम तुसाद वैक्स स्टूडियो में दिल्ली के, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर स्टैचू किस तरह से बनाया गया, कितने महीनों लग गए, कितनी बारीकियों को फॉलो किया गया। अगर हम हाथ के मूवमेंट्स की बात करें, एक एक उंगली की बात करें, जो फेस पे चश्मा वो लगाते हैं वो किस तरह से चेहरे पे टिका रहता है और पूरे चेहरे का ग्रेस जिस तरह से आता है जब वो मुस्कुराते हैं, जब वो पब्लिक फिगर में होते हैं, जब वो पब्लिक प्रेजेंस में होते हैं, किस तरह से लगते हैं, उनको बखूबी इसी तरह से उतारा गया है इस मोम के पुतले में जैसे कि वो दिखते हैं। और इसमें कड़ी मेहनत लगती है, पेशेंस लगता है और साथ ही साथ महीनों की मेहनत होती है, जिसके बाद ये खूबसूरत वैक्स स्टैचू बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैडम तुसाद दिल्ली वैक्स स्टूडियो में इसी तरह के अलग अलग सेक्शंस क्रिएट किए गए हैं। यहाँ पर पहुँच करके आप अपने फेवरेट हस्तियों के साथ, फेवरेट लीडर्स के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, सेल्फीज़ क्लिक करा सकते हैं। तो कल से म्यूजियम खुल रहा है, अगर मौका लगे तो ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चन आवर में बस इतना है, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं खुलता।